अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, श्रेणी 3 8 13 23 का 15वां पद लिखिए। इस श्रेणी का 15वां पद लिखना है तो कैसे निकालूंगा, सवाल नंबर 6 का हल लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, क्या दिया हुआ है, 3 8 13 और यहाँ पे 23। इस तरह से 15वां पद निकालना है। ठीक है, 15वां पद यहाँ पर निकालना है। तो ए की बात करूँ तो ए कितना है, 3 हो जाएगा। डी दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 8 - 3, 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का वैल्यू कितना है 15, तो 15 रख दूंगा। ए का वैल्यू 3 प्लस 15 माइनस में 1 और इंटू में डी का वैल्यू 5, तो 5 रख दूंगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 15 में से 1 चला जाएगा 14 गुने 5, 3 प्लस 14 पंचे कितना 70, 70 और 3 कितना हो जाएगा 73। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 73 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व करिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9, सर्वांतर 5 और अंतिम पद 209 हो तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 7 का यहाँ पे क्या है, हल है। यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से समांतर श्रेणी का पहला पद का मतलब ए बराबर 9 और डी बराबर कितना है 5 है। अंतिम पद तथा यहाँ पे लिखूंगा टी एन बराबर कितना 209 लिख दूंगा। टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या डी बराबर हो गया 209। ए का वैल्यू यहाँ पे 9 है तो 9 लिख दूंगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 तो 5 लिख दूंगा, बराबर 209। प्लस 9 उधर चला जाएगा तो माइनस 9 होगा, यानी कि 209 माइनस में 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस में 1 इंटू में 5 बराबर कितना 200। 5 से काट दीजिएगा तो यहाँ पे 40 मरतबे कट जाएगा, माइनस में 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। 40 और 1 कितना होता है 41, तो यहाँ पे 41वां पद जो है कितना हो जाएगा 209 हो जाएगा। यहाँ पर 41वां पद 209 हो जाएगा। इस तरह से जो है सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 4 है और 11वां पद 12 है तो प्रथम पद ज्ञात करना है। काफी आसान सवाल है। सवाल नंबर 8 का हल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी समांतर श्रेणी, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 4 है और 11वां पद 12 है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करूंगा, सवाल नंबर 8 का हल यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से समांतर श्रेणी का सर्वांतर 4 है यानी कि डी बराबर 4 है और टी 11 दे रखा है 12। टी 11 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 11 माइनस में 1 इंटू में डी बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 11 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 टी बराबर हमारे पास 12 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 4 तो 4 रख दूंगा, बराबर ये 12। यहाँ पे आ जाएगा ए बराबर 12 माइनस में 40, 12 में से 40 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ए बराबर माइनस में 28, यानी कि ए बराबर माइनस में 28 आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर माइनस में 28 आ गया। तो इसको लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है अतः, यहाँ पे देखिए पहला पद आ गया -28, अतः पहला पद ए बराबर कितना -28 है। ठीक है, माइनस में ए बराबर -28 है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। समांतर श्रेणी 12 15 18 21 132 का अंत से 21वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पे सवाल नंबर में एक अंत से 21वां पद ज्ञात करना है तो कैसे कीजिएगा, फिर से यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है तो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ए 12 15 18 21 और लास्ट में है 132। ठीक है, अब अंत से यहाँ पे 21वां पद निकालना है तो कैसे निकालिएगा, यहाँ देखिए 12 3 15 15 3 18 यहाँ यानी कि 3 का अंतर है तो यहाँ पे इससे पहले जो होगा 129 होगा और इससे पहले कितना होगा 3 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा हमारे पास 126। इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे अंत से निकालना है तो यहाँ पे पहला पद की बात करूँ तो पहला पद कितना आएगा, ए बराबर
ए बराबर 132 आ जाएगा। डी कितना आएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 129 माइनस में 132। ठीक है, तो हमारे पास माइनस में यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 21वां पद निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा 21। यहाँ पर लिखूंगा क्या, सूत्र से। ठीक है, सूत्र से tn बराबर a प्लस एन माइनस में 1 इंटू में क्या होता है, d होता है। n का वैल्यू कितना है 21, तो 21 रख दूंगा। a का वैल्यू 132 प्लस में 21 माइनस में 1 इंटू में d माइनस में 3। यहाँ पे लिखूंगा 132 21 में से चला जाएगा तो 20 आ जाएगा, गुना में -3 हो जाएगा, यानी कि 132 माइनस में 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, हमारे पास 128 आ जाएगा। ठीक है, 128 आंसर हो जाएगा, यानी कि 21वां पद अंत से जो होगा कितना होगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, 128 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद क्रमशः 43 और 79 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर से यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से 5वां पद यानी कि T5 कितना है 43, 43 लिखूंगा। T5 का मतलब है a प्लस 4d बराबर कितना 43 हो जाएगा। इसको मानूंगा समीकरण 1। यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा और T9 यानी कि 9वां पद कितना है 79 है, यहाँ पे 79 लिखूंगा। 9वां पद का मतलब है a प्लस में 8d बराबर में 79, इसको मानूंगा समीकरण 2 मान लूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यहाँ पे घटाने पर लिखूंगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी कि 1 में से 2 को घटा दूंगा, 1 में से 2 को घटा दूंगा तो a और a घट के 0 हो जाएगा, d बचेगा, d का वैल्यू निकल जाएगा। और d का वैल्यू जब निकल जाएगा तो समीकरण 1 और 2 में से किसी में भी रख देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है a प्लस 4d बराबर में 13 लिखूंगा, a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। यहाँ पे घटाइए माइनस, यहाँ पे साइन बदल जाएगा, यानी कि -4d बराबर में -9 में से 3 जगह 6, 7 में से जगह 6, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 आ गया। तो यहाँ पे d का वैल्यू आ गया हमारे पास 66 66 बटे हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि 33 दूना 66 और 2 दूना 4, यानी कि d बराबर हमारे पास आ जाएगा 33/2। अब यहाँ पे d का वैल्यू निकल गया तो मैं a का वैल्यू निकाल सकता हूँ। a का वैल्यू कैसे निकलेगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से रख दूंगा। तो a प्लस कितना है 4 गुना 33 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर में 43, 2 का 2 दूना 4 हो जाएगा। a प्लस में 66 बराबर कितना 43 हो जाएगा, और a बराबर कितना आएगा, a बराबर 43 माइनस में 66, a बराबर 43 माइनस में 66 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 3 और 6 में से 4 जाएगा 2, माइनस में 23 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। a बराबर कितना -23, यानी कि पहला पद आ गया -23 और सार अंतर यहाँ पे 33/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे समझते हैं कि समांतर श्रेणी 3, 8, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे लिखूंगा सवाल नंबर 11। पहले जो समांतर श्रेणी दिया है उसको लिख लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, क्या दिया हुआ है 3, 8, 18 ... इस तरह से a का वैल्यू कितना 3 और d का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 में से 3 चला जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ लिखूंगा क्या, माना कि, ठीक है, माना कि समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद जो है, nवां पद कितना है 78 है। तो यहाँ पे nवां पद 78 है, इसलिए इसका मतलब है कि tn जो है कितना है 78 है। अब यहाँ पे tn का फार्मूला रखूंगा, कितना होता है a प्लस n-1 इंटू में d बराबर कितना 78। अब यहाँ पे a का वैल्यू चिपकाइए, a का वैल्यू 3 है, प्लस में n-1 इंटू में d का वैल्यू कितना है 5, तो 5 78 हो गया। n-1 इंटू में 5 बराबर 78 माइनस 3 हो जाएगा, 78 में से 3 चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 75 आ जाएगा। यहाँ से 15 × 5 = 75 हो जाएगा, माइनस में 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, 15 प्लस में 1 और 15 और 1 कितना होता है 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, यही n का वैल्यू हो गया, n बराबर कितना, n बराबर हमारे पास 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। सवाल नंबर 12 है, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से जो दिया है वो पहले उतार लेता हूँ। प्रश्न से
13वां 31वां पद है, यानी कि T31 बराबर कितना, 31वां पद ज्ञात करना है यहाँ पे, लेकिन 11वां पद दिया है 38। ठीक है, तो यानी कि T11 बराबर क्या लिखूंगा, 38। 11 का मतलब है a प्लस में 10d बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या मानिएगा, समीकरण यहाँ पे 1 मानिएगा। और 16वां पद 73 है, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ पर लिखूंगा और T16 बराबर कितना, 73 लिखूंगा। T16 का मतलब है a प्लस 15d बराबर में कितना, 73 हो जाएगा। इसको मानूंगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करूंगा, घटाऊंगा। तो कैसे क्या घटाऊंगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर कितना है, 38, तो 38 लिख दूंगा। और समीकरण 2 है a प्लस 15d, तो यहाँ पे a प्लस 15d बराबर कितना, 73 हो जाएगा। प्लस को माइनस या माइनस कर दूंगा। माइनस में 5d, 13 में से 8 चला जाएगा 5, 6 में से 3 चलेगा 3, माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 कितना 35, यानी कि d का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया। d का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 7 आ गया। अब d का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दूंगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू पता चल जाएगा। जब a और d पता है समांतर श्रेणी में, तो कितना भी पद बोलेगा तो निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए d का मान क्या करिए, d का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रखूंगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पर देखिए a प्लस 10 गुना यहाँ पे 7 हो जाएगा, बराबर में कितना, 38 हो जाएगा। यानी कि a प्लस में 70 बराबर कितना, 38 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस में 70 उधर चला जाएगा तो माइनस में 70, और इसको घटा दीजिए तो 10 में से 8 चला जाएगा 2, 6 में से 3 चला जाएगा 3, माइनस में 32 आ जाएगा। यानी a भी पता और d भी पता, तब मुझे 31वां पद निकालना है। तो क्या नहीं निकाल सकते हैं, तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए T31, ठीक है, T31 बराबर क्या लिख सकते हैं, T31 31वां पद लिखना निकालना है। यहाँ पे लिखूंगा T31 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा, 30d हो जाएगा। a का बात करूं तो a की बात करूं तो a कितना है, माइनस में 32, और d है 7, तो यहाँ पे माइनस में 32 प्लस में 3 गुना में 7 हो जाएगा। यानी कि माइनस में 32 प्लस में 7 या 21, और यहाँ पे 9 2 11, यानी कि माइनस में 11 आंसर आ जाएगा। माइनस में 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 11 आंसर आ जाएगा, माइनस में 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 समझते हैं कि सवाल नंबर 13 कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 13 कहता है कि समांतर श्रेणी 2 5 8 11 50 पदों तक और 3 5 7 9 60 पदों तक में कितने पद उभयनिष्ठ होंगे। इसमें कितना पद है जो सेम ही पद हो, उभयनिष्ठ होंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है ना, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, 8 है, 8 नहीं 11 है, इसमें भी 11 आएगा, तो 2 को उभयनिष्ठ हो गया। तो इस तरह से कितना पद ऐसा होगा जो उभयनिष्ठ होगा, यानी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सवाल नंबर 13 का हल। क्या लिखेंगे, सवाल नंबर 13 का हल। यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से, क्या लिखूंगा, बोलिए, प्रश्न से पहला समांतर श्रेणी बराबर, पहला समांतर श्रेणी क्या दिया है, बोलिए, पहला समांतर श्रेणी बराबर क्या दिया है, पहला समांतर श्रेणी बराबर 2 5 8 11 डॉट 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 50 पद तक है। ठीक है, यहाँ पे a1 की बात करूं तो a1 2 हो जाएगा, d1 की बात करूं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका एम्बा पद निकाल लेंगे, क्या पद, एम्बा एम्बा एम्बा, टीएम ए प्लस a1 प्लस m माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, d1 हो जाएगा। यानी a1 कितना है, 2 है, प्लस m माइनस में 1 इंटू d1 कितना है, 3 है। यहाँ पे 2 प्लस में 3 m माइनस में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 m माइनस में 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे तथा दूसरा समांतर श्रेणी बराबर, दूसरा समांतर श्रेणी कितना है, बोलिए, दूसरा समांतर श्रेणी बराबर, ठीक है, दूसरा समांतर श्रेणी बराबर कितना है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 यहाँ पे कितना है, 60 है ना। यहाँ पे a2 की बात करूँ तो a2 कितना है, 3 है, d2 की बात करूँ तो 5 माइनस में 3, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे nवा पद निकालेंगे तो tn बराबर a2 प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा, d2 आ जाएगा। a2 कितना है, 3 प्लस में n माइनस में 1 इंटू d2 कितना है, 2 है। इसको सॉल्व करिए तो 3 प्लस में 2n माइनस में 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस में 1 आ जाएगा। सही की गलती, ठीक है। अब यहाँ पे एनवा और एम्बा कहेंगे कि इसका एम्बा और इसका एनवा पद क्या है, बराबर है। ठीक है, इसका एम्बा पद और इसका एनवा पद क्या है, बराबर है। ठीक है, एम पद और इसका एन पद क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे एम्बा पद कितना है, 3m माइनस 1 है, अरे 3m माइनस 1 है, और इसका एनवा पद कितना है, 2n प्लस
1 है। दोनों को बराबर कीजिएगा, यहाँ पे आएगा 3m बराबर में 2n प्लस 1 माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1, यानी कि 3m बराबर 2 कॉमन ले लीजिएगा, n प्लस में 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 उधर है तो इधर आ जाएगा तो बटा में, और इधर 3 प्लस में उधर चलेगा तो माइनस में, बराबर क्या लिख देंगे के माना। क्या लिखूंगा के माना। अब यहाँ से m का वैल्यू निकालूंगा तो m बटे 2 बराबर में के आ जाएगा, यानी कि m बराबर हमारे पास 2 के आ जाएगा। n प्लस में 1 बटे में 3 बराबर में के आ जाएगा, यानी कि n प्लस में 1 बराबर 3 के आ जाएगा। ठीक है 3 के आ जाएगा। ठीक है 3 के आ जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू निकालेगा तो कितना आएगा, n बराबर 3 के माइनस में 1। ठीक है m बराबर 2 के और n बराबर 3 के माइनस में 1 आ गया। ठीक है अब यहाँ पर देखिए m का वैल्यू कितना ले सकता हूँ, या तो 50 या 50 से छोटा, और यहाँ पर देखिए n का वैल्यू कितना ले सकता हूँ, या तो 60 या 60 से छोटा, उसे तो बड़ा ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे m, यहाँ पर क्या लिखेंगे m लेस देन कितना 50 इस तरह से, और n 60 के बराबर या 60 से छोटा, है ना। अब यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे m कितना आया है, यहाँ पर देखिएगा तो m कितना आया है, अरे भाई m कितना आया है, m कितना आया है, m 2 के है, m कितना है 2 के। ओके यहाँ पे लिखेंगे 2 के लेस देन 50, 25 दूना 50, यानी के का वैल्यू कितना आना चाहिए, या तो 25 या 25 से छोटा। अब n का वैल्यू कितना है, n का 3 के माइनस 1, 3 के माइनस में 1, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, 60 प्लस में 1, 60 है 1 61, 61 बटे 3, यानी कि के का मान 20.1/3। अब यहाँ पे के का मान बोल रहा है या तो 20 होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए, 20.1/3 होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। और यहाँ बोला 25 होना चाहिए, 25 से छोटा। तो ऐसा कौन मान है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 20 कितना 20 होगा। पूर्णांक में तो होगा नहीं, अगर के का वैल्यू पूर्णांक में ले लेंगे तो m और n पूर्णांक में आ जाएगा, और m और n पूर्णांक में नहीं हो सकता है क्योंकि पदों की संख्या भिन्न में नहीं हो सकता है, क्योंकि पदों की संख्या भिन्न में नहीं होता है। समझ गए ना, यहाँ तो इसलिए के का वैल्यू पूर्णांक में होना चाहिए। बात समझ नहीं बुझे, यहाँ पे 20.1/3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पदों की संख्या भिन्न में नहीं हो सकता है, इसलिए के का मान कितना होगा 20, कितना होगा 20, के का वैल्यू 20, यानी कि इसमें 20 गो ऐसा पद है जो क्या है उभयनिष्ठ है, 20 गो ऐसा पद है जो क्या है उभयनिष्ठ है। समझ गए ना, तो यही सवाल है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999, है ना। अरे बहुत सुंदर बात है। देखिए पहले 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं लिखेंगे। ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं बराबर। ठीक है 7 से 3 अंकों की संख्याएं बराबर, सबसे छोटी संख्या कितना होता है 100। ठीक है लेकिन ये 7 से विभाज्य तो नहीं है, 101 भी विभाज्य नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, कितना होगा 105। काट के देखो 7 का 7, 3 पर 5, 7 5 35, तो एगो संख्या पहला तो मिल गया ना, कितना 105। दूसरा लिखेंगे 7 जोड़ देंगे वही होगा, यानी कि कितना 112, कितना 113, सॉरी 119 होगा, 119 नहीं 7 जोड़ना है ना। अब देखो लास्ट कितना होता है 999, ये तो 7 से विभाज्य नहीं है, देखते हैं 7 का 7 1 9, 7 2 14, और 7 का 7 2 9, 7 चौक 28 होगा, है ना। 1 9, 7 2 14, 5 बढ़ रहा है, यदि 5 घट जाता तो काम हो जाता। तो 999 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 994, यानी कि अंतिम में कितना आएगा राजा, अंतिम में 994, अंतिम में कितना आएगा 994। जो बच्चा ई बात समझ गया होगा तो बच्चा ई भी बात समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा, यहाँ पे देखिए पहला पद ए कितना होगा 105, और डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कितना आएगा 7 आएगा, और टीएन कितना दिया है अंतिम में कितना आएगा 994। समझ गए ना। मान लिए कि एन संख्या जो है 7 से विभाज्य है, यानी कि अंतिम पद कितना हो गया 994। टीएन का फार्मूला याद है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहिया याद होगा, अब आज नहीं याद है तो कब याद होगा। ए का मान कितना है 105 प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 7, यानी कि 994 प्लस 105 उधर जाएगा तो माइनस। इतना बात समझ गए तो बस उड़नबाज है आप। -105 n-1
इंटू में 7, 994 में से 105 जाएगा कितना आएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 8 में से 0 जाएगा तो 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 889, 7 का 7, 1 8, 7 दूना 14, 4 9, 7 7 49 होगा, यानी 127, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, 127 प्लस 1 कितना आएगा 128, यानी कि 128 का पद ऐसा है 3 अंकों की जो 7 से क्या है, विभाज्य है। समझ गए। अतः लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः 128 संख्या ऐसे लिखना है, अतः 3 अंकों की 128 संख्या 7 से क्या है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। उतार लो इसका सोल्यूशन, उतार लो। 14 नंबर बता दिए, सॉरी 13 नंबर है, ये 14 है, बता दिए। ठीक है, देखिए किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री का है। ओके, और यदि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हो तो त्रिभुज के अन्य 2 कोण ज्ञात कीजिए। तो आराम से इसको ज्ञात कर देंगे। ठीक है, 15 नंबर सवाल है। यहाँ मैं लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा समांतर श्रेणी में त्रिभुज के कोण है, समांतर श्रेणी में त्रिभुज के कोण है। ठीक है, समांतर श्रेणी में त्रिभुज के कोण है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, त्रिभुज के कोण है। अब यहाँ पर लिखूंगा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, सबसे छोटा कोण कितना है 30 डिग्री, यानी कि अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे 30 डिग्री होगा। यहाँ पे इसको मानूंगा समीकरण 1, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है अल्फा माइनस बीटा प्लस में अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ पे 3 अल्फा बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 60 दिया 180, यानी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब अल्फा का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो बीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, अल्फा का मान यहाँ पे लिखना है, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि 60 माइनस में बीटा बराबर में 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि माइनस में बीटा बराबर में 30 माइनस में 60 हो जाएगा, और 30 में से 60 चला जाएगा तो माइनस में 30 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, बीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि अल्फा निकल गया बीटा निकल गया। तो मैं यहाँ पे सारा कोण बता सकता हूँ, अल्फा 60 माइनस 30, तो यहाँ पे पहला कोण 60 माइनस 30, दूसरा 60 हो जाएगा, और तीसरा 60 प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण तो दे रखा था 30 डिग्री, दूसरा हो गया 60 और तीसरा हो गया 90। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज का कोण हो गया 30 60 और 90, 30 60 और 90। ठीक है, ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 3 संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 440 है। यदि संख्या समांतर श्रेणी में हो तो संख्याओं को ज्ञात करिए। सवाल नंबर 16 है, यहाँ पे लिखूंगा क्या, 3 को संख्या जब भी समांतर श्रेणी में बोलेगा तो आपको मानना है, माना कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा समांतर श्रेणी में 3 संख्या है, समांतर श्रेणी में 3 संख्या है, समांतर श्रेणी में 3 संख्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी में 3 संख्या है, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे योगफल कितना देखा है, योगफल कितना दिया है 24 दिया है। यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार योगफल यानी अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 24, तो 24 लिख दूंगा। यहाँ पे बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा 3 अल्फा बराबर कितना 24, यहाँ पे 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब उनका गुणनफल कितना है 440, तो यहाँ पे गुणनफल करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा और अल्फा माइनस बीटा इंटू में अल्फा और इंटू में अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 440, तो 440 लिख दूंगा। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा यानी कि अल्फा का वैल्यू 8 माइनस में बीटा इंटू में 8 और इंटू में 8 प्लस में बीटा बराबर कितना 440। यहाँ पे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस में क्या होगा बी स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर में 55। इसको सॉल्व कीजिए तो 8 8 64 माइनस में बीटा स्क्वायर बराबर में कितना 55 हो जाएगा, माइनस में बीटा स्क्वायर बराबर में 55 माइनस में 64 हो जाएगा, यानी कि घट करके हमारे पास कितना आएगा 14 में से 5 चला जाएगा तो 9 आएगा, 9 आ जाएगा, यानी माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, बीटा स्क्वायर हटेगा
रूट चढ़ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा आंसर, यानी कि प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्फा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया, तो तीनों संख्या निकालना है। तो एक बार अल्फा लूंगा कितना, एक बार अल्फा 8 और बीटा 3 लूंगा तब आंसर निकालूंगा, और एक बार अल्फा 8 और बीटा क्या होगा -3 तब आंसर निकालूंगा। तो अल्फा 8 और बीटा 3 तो कैसे आएगा, 8 - 3 8 और 8 प्लस में 3, 8 में 3 जगह 5, यहाँ पे 8 और 8 3 11, और एक बार क्या लेना है अल्फा 8 और बीटा माइनस में 3, तो कैसे आएगा 8 माइनस इंटू माइनस में 3 और कॉमा 8 8 प्लस इंटू माइनस में 3, 8 माइनस गुने माइनस प्लस में 3, यहाँ पे 8 प्लस गुने माइनस माइनस में 3, 8 3 11 8 और यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, 11 8 5, या तो 11 8 5 होगा या फिर यहाँ पे 5 8 11 होगा, यही हमारा आंसर होगा समांतर श्रेणी में 3 संख्या। ठीक है, इस तरह से जो है सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में होगी, इस तरह से लिखा हुआ है में होंगे। ठीक है, सवाल नंबर 17, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ा भुजा ये वाला होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर और प्लस में अल्फा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा और प्लस में बीटा स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस में बीटा स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, माइनस में 2 अल्फा बीटा इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2 अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा आ जाएगा हमारे पास 4 अल्फा बीटा बराबर में अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्फा स्क्वायर बराबर लिखूंगा 4 अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर क्या होगा 0 होगा, अल्फा कॉमन अल्फा माइनस में 4 बीटा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो अल्फा तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, अल्फा तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा माइनस 4 बीटा बराबर 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अल्फा का वैल्यू हमारे पास 4 बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा का वैल्यू 4 बीटा निकल गया तो इसमें रखूंगा तो यह अनुपात निकल जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4 बीटा माइनस में बीटा, यहाँ पे 4 बीटा और यहाँ पे 4 बीटा प्लस में बीटा, इसका मतलब है 4 बीटा में से बीटा चल जाएगा 3 बीटा, यहाँ पे आ जाएगा 4 बीटा और यहाँ पे आ जाएगा 5 बीटा। ठीक है, अब इसको अनुपात में बदलिएगा तो अनुपात में क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 3:4:5 आ जाएगा, 3:4:5 आ जाएगा। ठीक है, 3:4:5 आ जाएगा, तो ये साबित हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख दूंगा प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगा प्रूव्ड, तो ये सवाल जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 17 सवाल लिए थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।